अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम इंशाल्लाह एकेडमिक वीक 6 का लेक्चर 4 करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका नाम लेक्चर 4 क्यों रखा है। हमारे जी ट्रांसफॉर्म का जो चैप्टर है उसके रिमेनिंग कंटेंट्स के लिए मुझे 2 और लेक्चर्स चाहिए थे, तो मुझे बेहतर ये लगा कि मैं उनको इसी वीक में लेक्चर 4 और 5 के नाम से अपलोड कर दूँ। बाकी वीक 7 से हम इंशाल्लाह 4 एनालिसिस शुरू करेंगे। बाकी आप प्लीज़ ये मत अज्यूम करना इस चीज़ से कि हमने ओवर एंड अबव पढ़ना है। हम इंशाल्लाह अपने जो कॉन्टैक्ट आवर्स हैं या स्टडी आवर्स हैं दे वोंट एक्सीड 48, ठीक है। दे शैल बी 48 इन नंबर इंक्लूडिंग योर मिड टर्म एग्ज़ाम। तो ये जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 4 और 5, ये आपके 48 में ही शामिल होंगे। ओके, तो आज का टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज़ 3.4 इन योर बुक और उसका नाम है द इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म। पहले हमने थोड़ा सा कुछ सवालों में ये करना सीखा था कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन यानी कि टाइम डोमेन सिग्नल हो तो उसको हम एक्स ऑफ जी में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जी एक अनदर डोमेन है जो कि सिग्नल को एक नए तरीके से देखने की आई मीन हमें एबिलिटी देती है कि हम सिग्नल को एक नए तरीके से देखें और कुछ सॉल्यूशंस निकालना बहुत आसान हो जाते हैं अगर सिग्नल्स को जी डोमेन में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो आज हमने इन्वर्स सीखना है कि हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म की इंफॉर्मेशन है और हमने एक्चुअल टाइम डोमेन एक्स ऑफ एन तक पहुंचना है। ये हमें खास तौर पे ज़रूरत पड़ती है इन्वर्स प्रोसेस की जब हम किसी भी गिवन सिग्नल को सिस्टम पे दे के आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब वाई ऑफ जी आ गया तो हमें इसकी एक्चुअल वाई ऑफ एन देखने की ज़रूरत है कि टाइम डोमेन में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कैसी। तो इन्वर्स सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हम टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें वाई ऑफ जी से या किसी भी अदर सिग्नल से जो हमें चाहिए हो। तो उसके 2-3 मेथड्स हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो हम उन लोगों को उन 2 मेथड्स को आज देख लेते हैं। मसलन एक मेथड है पावर सीरीज़ एक्सपेंशन। पावर सीरीज़ एक्सपेंशन उन एक्सप्रेशंस के लिए इस्तेमाल होता है जो कि नॉन रैशनल हों। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके लिख भी देती हूँ ताकि आप अपने पास नोट भी कर सको और आपको याद भी रहे। नॉन रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए हम पावर सीरीज़ यूज़ करते हैं। मसलन इसको पहले हम समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म के लिए एक्सप्रेशन इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम इस एक्सप्रेशन को पूरा ओपन करें तो ऑफ कोर्स ये कंटिन्यूटी में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे और इन द मीन वाइल हमें कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा इस तरह से। ठीक है, और ये आगे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा सिलसिला। तो हमें ये देख के कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि जी की टर्म्स के साथ जो कोफिशेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये बेसिकली टाइम डोमेन इंफॉर्मेशन है। सही, तो अगर हम अपने गिवन फार्मूला को, गिवन एक्सप्रेशन को इस तरीके से खोल सकें तो जी की पावर्स या जी के टर्म्स के साथ जो कोफिशेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो टाइम डोमेन सिग्नल की इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम वहाँ से अपना टाइम डोमेन सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मसलन हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसका हम एक्स ऑफ एन निकालना चाह रहे हैं। जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/2 जी इनवर्स 1 प्लस जी इनवर्स और साथ
1 माइनस जी इनवर्स। सही। अब इसको जब आप ब्रैकेट सॉल्व करके सारा मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमें देखने की ज़रूरत है जिस चीज़ को, वो जी की पावर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मसलन जी की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो जी की पावर 0 होगी, और यहाँ पे जी की पावर -1 है। तो ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइम डोमेन सिग्नल में एग्जैक्ट टाइम इंडेक्सेस का भी, और उन टाइम इंडेक्सेस के ऊपर जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनका भी। मसलन अब हम जब इस एक्सप्रेशन को देखकर एक्स ऑफ एन लिखना चाहेंगे तो जी स्क्वायर के साथ बेसिकली जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स -2 है, यानी कि n इज इक्वल टू -2 के ऊपर या n इज इक्वल टू -2 पे जो एम्पलीट्यूड है, जो सैम्पल है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। ठीक, तो इस टर्म के लिए हम लिख सकते हैं डेल ऑफ n प्लस 2, यानी एक इम्पल्स जो कि यूनिट एम्पलीट्यूड के साथ है वो n इज इक्वल टू -2 के ऊपर लोकेटेड है। 1 के लिए आ जाएगा हमारे पास डेल ऑफ n, ये इम्पल्स 0 के ऊपर है, और ठीक है, और ये वाला माइनस साइन इधर आ गया। आगे 1/2 के लिए हम लिखेंगे, ऑफ कोर्स 0 का मतलब है कि ये n इज इक्वल टू -1 के ऊपर लोकेटेड है, और फाइनली हमारे पास है n -1। ठीक है, ये +1/2 और साथ 0 का मतलब है कि n इज इक्वल टू -1 के ऊपर एक इम्पल्स है। तो एक नॉन रैशनल एक्सप्रेशन हमें गिवन था, हम लोगों ने उसको पूरा सॉल्व किया, और z के साथ z की पावर एक तो इम्पॉर्टेंट है, और साथ उसके जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और वो हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि टाइम डोमेन सिग्नल किस तरह का बनेगा। अच्छा, कुछ और मेथड्स भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तो जो तो नॉन रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उनके लिए यही वाला मेथड यूज़फुल है। उसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है, और बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो इनकाउंटर हमारा होता है वो रैशनल एक्सप्रेशंस के साथ होता है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, PFE, और उसके बाद जो पार्शियल फ्रैक्शंस में हम एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने गिवन एक्सप्रेशन को, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं लुकअप टेबल्स। ठीक है, एक तो चीज़ ये कि ये इस्तेमाल होता है रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे कि वो किस तरह के होते हैं। मसलन I shall not call it, I shall call it, let's suppose इस किस्म के, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन अवेलेबल हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है ना, सॉरी, ये जो टाइटल है ऊपर, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन द लुकअप टेबल, इस बात का मतलब ये है कि हमने अपने गिवन एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सपैंड करना है। ठीक है, वी नीड टू एक्सपैंड इट सच दैट हमारे पास पार्शली मतलब बहुत सारी फ्रैक्शंस बन जाएं। ठीक है, और फिर हम जब उसको एक खास हद तक सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसके बाद लुकअप टेबल्स के थ्रू हम उनका इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो लुकअप टेबल्स हैं कि आपके बुक में 4th एडिशन की अगर मैं बात करूं, 4th एडिशन में ये टेबल्स 3.1 और 3.2 हैं, और नहीं सॉरी 3.2 और 3.3, yes, and they are on page 169 एंड 170। ठीक है, तो ये जो लुकअप टेबल्स जिनकी बात हो रही है वो उनके नंबर ये हैं और उनके पेज नंबर्स ये हैं।
और दूसरी बात ये है कि ये टेबल्स अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है। तो आपको उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस सिंप्लीफाइड जी ट्रांसफॉर्म की जो फॉर्म है उसके आपने एक्स ऑफ एन अगर लिखना हो तो प्लीज़ यू जस्ट नीड टू कंसल्ट द टेबल्स, यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दोज एंट्रीज इन द टेबल, ठीक है। तो हम इसकी कुछ अब एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि हर पॉसिबिलिटी की एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लें। आप इसको खैर फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, या कोई चीज़ अगर मैंने मिस की हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और फिर हम उसको भी देख लेंगे। मसलन अभी हम जो पहली एग्जांपल करने लगे हैं ये ऐसे ट्रांसफॉर्म्स के लिए है, ओके, जिसमें पोल्स एक तो रियल होंगे, ठीक है। आपको रियल सुन के या पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि पोल्स की लोकेशन कहाँ पर हो सकती है। एंड डिस्टिंक्ट पोल्स, ठीक है। पोल्स ना सिर्फ रियल हैं बल्कि वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब वो मल्टीपल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक या दो हों, मल्टीपल हो सकते हैं। उनकी तादाद मेंशन नहीं की, सिर्फ जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अभी हम जो मेथड देखने लगे हैं उसमें पोल्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन अवेलेबल है वो ये है, ठीक है। 1/1 माइनस 3/4 जी इनवर्स प्लस 1/8 जी इनवर्स। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ जो कि यहाँ पर हमारे लिए बेहतर है याद रखना या समझना, वो ये कि आप लोग इससे ऑनवर्ड्स आपको ज़ाहिर सी बात अपने कैलकुलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने शायद एक आध दफ़ा जिक्र किया था कि आप मोड को यूज़ करके एक लोकेशन है कैलकुलेटर की, इक्वेन तक अगर पहुंचो तो वहाँ पर आपको रूट्स निकालने का जो है ना अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन उसमें है। तो अब अगर आप लोगों के जहनों में हो या आप लोगों ने पहले कभी इवेल्युएट किया हो तो हमारे पास इक्वेशन जनरली इस फॉर्म में होती है, ठीक है, जिसके हमें रूट्स निकालने होते हैं। एक तो कैलकुलेटर हमारा अज्यूम करता है कि ए 1 होगा, और अगर ए 1 ना हो तो वो इसको 1 बना लेता है, ठीक है। आप प्लीज़ इस चीज़ को चेक करना, ठीक है। अगर ए 1 ना हो तो वो ए को 1 बना लेता है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी इस वक्त गिवन टर्म है ना, इसमें हम जी रेस्ट पावर नेगेटिव टर्म, नेगेटिव वैल्यूज है इसमें जी की पावर में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जी की पावर 0 होगी, फिर हम नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जब आप एंटर करोगे अपने कैलकुलेटर्स में 1 माइनस 3/4, चलो मैं इसको ए इज़ इक्वल टू ये, बी इज़ इक्वल टू -3/4 और सी इज़ इक्वल टू 1/8, ठीक है, इस गिवन एक्सप्रेशन के लिहाज से। तो आपको जो रूट्स वो निकाल के देगा वो जी की निकाल के देगा, ठीक है। जी इज़ इक्वल टू x1 और z इज़ इक्वल टू x2। ये बात आपके समझने की, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपने एग्जैक्टली एंट्रीज करनी किस तरह से हैं, ठीक है। अगर आप मिस्टेकनली इसको a, इसको b और इसको c करोगे तो आपको जो रूट्स मिलेंगी फिर वो z इन्वर्स की मिलेंगी, सही, विच वी डोंट वांट, बिकॉज फिर हमारा सवाल थोड़ा सा और स्टाइल का हो जाएगा। जो अभी हम लोगों ने सवाल इस तरीके से करने हैं उसमें हम अज्यूम ये करेंगे कि, या नॉट अज्यूम बल्कि एक्चुअली हम जो करेंगे वो ये कि जो जी रेज़्ड टू पावर 0 के साथ जो मल्टीप्लाइंग टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू a, ठीक है। तो z की मैक्सिमम जो कैलकुलेटर में ऑप्शन है वो मेरा ख्याल है कि z रेज़्ड टू पावर -3 तक, या यूँ आप समझ लो कि एक्स स्क्वायर की भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उसकी भी निकाल सकते हैं रूट्स, और अगर क्यूबिक इक्वेशन हो तो हम उसकी रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो
मैक्सिमम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगी, तो आप लोगों ने करना यूँ है कि जी रेज़ टू पावर 0 यानी कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है इट शुड बी इक्वल टू 1 ऑलवेज। ओके, तो अज्यूमिंग दिस थिंग कि आपने इसको a रखा, -3/4 को b रखा और 1/8 को आपने c रखा, तो आपके पास इसकी जो रूट्स आएंगे वो होंगे 1/4 और 1/2 z की जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि x ऑफ z को इस तरह से लिखा जाता है। मैं फ़िलहाल सिर्फ जनरली लिख रही हूँ और उसके बाद मैं इसको जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास उसके साथ भी लिख दूँगी, ठीक है। अब इसको अगर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, मसलन 1 - p1 0 -1 = 0, इसका मतलब ये है कि p1/z = 1 और z = p1, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर ये निकाला भी था। मतलब जो वैल्यूज़ आई हैं उनको डायरेक्टली हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे, ओके। तो इस लिहाज से हमारा जो एक्सप्रेशन, अब ये जनरल एक्सप्रेशन ये होगा और जो लिखा जाएगा वो होगा 1/4 z इनवर्स और 1 - 1/2 z इनवर्स। ओके, यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि आपने इस गिवन एक्सप्रेशन की एंट्रीज कैसे करनी है अपने कैलकुलेटर में, ठीक है। वो जो रूट्स आपको मिलेंगी वो एग्जैक्टली किस वेरिएबल की मिलेंगी, आप प्लीज़ डोंट राइट इट मिस्टेकनली z इनवर्स, ये z की वैल्यूज़ हमें मिली हैं, ठीक है। और फर्दर उसको जो लिखा जाएगा उसका तरीक़ेकार ये होगा और इसको हम फर्दर लिखेंगे इस तरह। उसके बाद जो डिनोमिनेटर था हमारा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इक्वेशन के दोनों तरफ, तो विल बी लेफ्ट विथ 1 = a1 1 - इनवर्स प्लस a2 1 - 1/4 z इनवर्स, ठीक है। डिनोमिनेटर को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा। उसके बाद z को अगर हम 1/4 पुट करें तो a1 कंप्यूट होके आएगा -1। आप प्लीज़ इंटरमीडिएट स्टेप सॉल्व करना। और अगर z की दूसरा रूट जो हमारे पास है z = 1/2 वो पुट करें तो a2 विल कम आउट टू बी 2 और हमारा पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अब कंप्लीट होके लिखा जाएगा इस तरह से। एंड नाउ दिस इज़ द पॉइंट वी कैन यूज़ आवर लुकअप टेबल बिकॉज वो इतना सिंप्लीफाई हो चुका है कि लुकअप टेबल्स अब यूज़फुल हो सकते हैं हमारे लिए। तो ये जो इसका न्यूमरेटर है ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। -1 लिख लें या -1 लिख लें, -1 लिख लें या 1 लिख लें, और साथ जो टर्म आएगी वो होगी ये +2 1/2 n u of n। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने यहाँ पे u of n क्यों लिखा, ठीक है। अज्यूम ये किया गया था इस सवाल के स्टार्ट में कि हम एक कॉजल सिग्नल की बात कर रहे हैं, सही। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं। अभी आगे हम एक और भी सवाल करेंगे जिसमें हम कॉजल और एंटी कॉजल दोनों पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करके जवाब लिखेंगे। आप प्लीज़ यहाँ पे देखना कि अगर आपके पास सवाल में स्टेटमेंट ये हो कि एंटी कॉजल सिग्नल है आपका, ओके, n <0 पे, तो अच्छा एक मिनट, सॉरी, मुझे यहाँ पे x of n भी लिखना चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट इक्वल टू x of z। अच्छा, तो फिर आपका x of n क्या बनेगा? मैंने कॉजल एज्यूम करते हुए ये आंसर लिखा है। अगर सवाल ये हो कि सिग्नल एंटी कॉजल है, टाइम डोमेन सिग्नल एंटी कॉजल है, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर?
ठीक है, तो प्लीज़ लुक इनटू इट और एंड ट्राई कि लुकअप टेबल आपको उस सूरत हाल में यूज़ करना है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें पोल्स हमारे पास स्टिल डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन नाउ दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब इसका तरीक़ाकार इस सवाल को सॉल्व करने का बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहली एग्जांपल में किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ता, तो हम एक एग्जांपल ज़रा इस तरह की भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स ऑफ z हमें गिवन है 1 प्लस z इनवर्स 1 माइनस z इनवर्स प्लस 0.5 z रेज़ टू पावर -2। ओके, डिनोमिनेटर के हमने पोल्स लिखे, डिनोमिनेटर के हमने रूट्स निकाले, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, और हमारे पास उसके कुछ पोल्स इस तरह से आए हैं। जो पहला p1 या पहला रूट आया है वो है ये, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, और दूसरा रूट हमारे पास ऑफ कोर्स क्योंकि ये कॉन्जुगेट है तो रूट यही निकलेगा दूसरा। ठीक हो गया, तो डिनोमिनेटर को हमने एक्सपैंड करके ऐसे लिख लिया। फर्दर एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह इसको हम ऐसे लिख लेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी आगे डिनोमिनेटर की, ठीक है, डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास ये भी डिनोमिनेटर की एक्सपैंडेड फॉर्म है, ऑफ कोर्स ये भी डिनोमिनेटर है। इसको जब इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन है यहाँ पे न्यूमरेटर आ जाएगा, और यहाँ पे ये मिलेगा हमें। ठीक है, अगेन पिछले एग्जाम्पल की तरह हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये कि z को हम ये पुट करेंगे, z का पहला पोल, z की वैल्यू वो होगी जो कि पहले रूट की वैल्यू निकली है, तो उससे जो हमारा a1 है वो निकल आएगा इस तरह से। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स पोल्स की में थोड़ी सी आसानी ये होती है कि अब a2 के लिए आपको कंप्यूटेशंस की ज़रूरत नहीं है, a2 को आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ठीक है, कंप्यूटेशंस के बगैर, उसने हमेशा कॉन्जुगेट पेयर ही होना है। तो हमारा x ऑफ z हमें मिलेगा इस तरह से, ठीक हो क्या। फर्दर अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, बल्कि चार टर्म्स हैं, ये R1 R2 P1 P2, इन चारों टर्म्स को हम लोगों ने इनकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो जवाब उसका मिलेगा
अगर हमारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में हो, ठीक है, क्योंकि ये रेडियंस में आंसर, नहीं डिग्रीज, अगर हमारा कैलकुलेटर डिग्रीज मोड में हो तो हमें डिग्रीज में आंसर मिलेगा। ठीक है, प्लस ठीक हो गया। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि हम लोगों ने इस स्टेप में सिवाय इसके कि रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में आए हों और कुछ भी नहीं किया। ठीक, और अब इनकी सब्सीक्वेंट, अब लुकअप टेबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, इनकी सब्सीक्वेंट टाइम डोमेन इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x ऑफ n इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास न्यूमरेटर हो गया, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि एक कांस्टेंट है या एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1.5811 ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे 71.56, ये तो बिल्कुल उसी तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो लेफ़्ट ओवर टर्म है, यानी कि ये वाली, आप इसको 1 अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको देखकर हमने लुकअप टेबल को कंसल्ट करना है और इसका आंसर लिखना है। तो वो आंसर जो आएगा वो होगा 0.7071 ई रेज़्ड टू पावर जे 45 होल रेज़्ड टू पावर n u ऑफ n, अगेन अज्यूमिंग कि हमारा सिग्नल एक कॉजल सिग्नल है, प्लस 0.7071 e raised to power minus j 45 raised to power n u of n। ठीक है, फर्दर अब हम ये जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं ना, इनको थोड़ा सा मिला जुला सकते हैं। मसलन इसको हम लिखेंगे 1.5811। मैं मेरा पहली टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिख देती हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई। उसके बाद 0.7071 रेज़्ड टू पावर n और e रेज़्ड टू पावर j 45 n u ऑफ n। ठीक है, हम लोगों ने जो दो टर्म्स जिनकी पावर में n आ रहा था उनको इधर इंडिविजुअली लिख लिया, प्लस 1.5811 e raised to power j 71.56 0.7071 to power n e raised to power minus j 45 n u of n। अब इसमें से कई चीज़ें कॉमन ली जा सकती हैं इस पूरी समेशन में से। एक तो ये कॉमन आ गया, ये क्वेश्चन में दोनों टर्म्स के साथ है। एक हमारे पास कॉमन आ गया 0.7071 रेज़्ड टू पावर n, और बाकी हमारे पास क्या बचा? ओके, बाकी हमारे पास बचा ई रेज़्ड टू पावर j 45 n माइनस 71.56 प्लस इसको हम ऐसे भी लिख कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और ई रेज़्ड टू पावर माइनस j 45 n माइनस 71.56। ठीक हो गया, और u ऑफ n तो साथ है ही। अब हमारे पास ये जो है ना, ये आयलर आइडेंटिटी से सॉल्वेबल है। एक 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो इस तरह से
जो मल्टीप्लाई होने वाला 2 है वो इसके साथ 1.5811 के साथ मल्टीप्लाई होके इस टर्म को बना देगा 3.1623। जो डिवाइड होने वाला 2 है वो इस सारी टर्म को कॉज बना देगा, और हम इसको लिख सकते हैं कॉस 45n माइनस 71.56 यू ऑफ एन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में थोड़ी सी कंप्यूटेशन हमारी आसान भी हो जाती है। मसलन जैसे आपने देखा यहाँ पर कि A1 थोड़ा आसानी से निकल आया था, A1 थोड़ा मुश्किल से निकला था, A2 हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल लिया। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हमें रहकर इन सवालों को सॉल्व करना होता है। ओके, अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का मतलब ये है कि एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है जहाँ पे पोल्स रिपीटेड हों। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्टिंक्ट पोल्स को देखा था। एक दफ़ा वो पोल्स रियल थे, एक दफ़ा पोल्स कॉम्प्लेक्स थे। अभी हम मल्टीपल पोल्स वाली ऑप्शन को देखने लगे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास x ऑफ z है 18z³ और डिनोमिनेटर में है ओके 18z³ प्लस 3z² माइनस 4z माइनस 1। अच्छा, इसको उस फॉर्म में ले जाने के लिए जिसमें अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से z³ कॉमन लेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर हम 1 चाह रहे हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, तो 18 भी कॉमन लिया जाएगा। वो इत्तेफाक से ऊपर भी लिया जा सकता है, लेकिन इट्स जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस। ओके, तो एक तो z³ हम लोगों ने जो मतलब जो मैक्सिमम पॉजिटिव पावर है उसको कॉमन लेना है, और साथ 18 को कॉमन लेना है, सो दैट ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास ये 1 हो। बाकी हमारे पास बचेगा 3/18 z इनवर्स माइनस 4/18 z⁻², माइनस अच्छा 1/18 भी आएगा, माइनस 1/18 z⁻−3। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो डिनोमिनेटर हमारे पास बच गया, यानी कि a = 1, b = 3/18, c = -4/18, d = -1/18, इसको जब आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको जो रूट्स मिलेंगे, मैं डायरेक्टली इसको A1 A2 की फॉर्म में लिख रही हूँ, बीच का एक स्टेप आप देख सकते हो। एक ये रूट है, यानी कि z1 = 0.5, और बाकी जो दोनों रूट्स हैं हमारे पास दे आर इक्वल टू 0.33 या 1/3। तो उन मल्टीपल रूट को लिखने का तरीका ये होता है कि एक दफ़ा हम इसको इस तरह से लिखते हैं और दूसरी दफ़ा स्क्वायर के साथ लिखा जाता है। ठीक है, 3 दफ़ा अगर रूट्स रिपीट हों, मतलब x-1 का क्यूब है फॉर एग्जांपल, तो अब ये 3 रूट्स हैं, तो फोर्स एक दफ़ा raised to power 1 लिखा जाएगा, एक दफ़ा raised to power 2 के साथ, और फिर एक तीसरी दफ़ा लिखा जाएगा raised to power 3 के साथ। बट आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू दिस स्टफ क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो इसको हम एक्सपैंड करके इस तरह से लिखेंगे, जो मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस इसकी इस तरह से लिखी जाएंगी। फर्दर अब डिनोमिनेटर से इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो वी आर लेफ्ट विथ these terms। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गई समेशन में।
और फर्दर अब हम लोगों ने z को पहले 0.5 पुट किया, तो उसको जब आप सॉल्व करके देखोगे तो a1 विल कम आउट टू बी 0.36, और फिर जब z को पुट किया -1/3 तो a3 विल कम आउट टू बी 0.4। और अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे करें, क्योंकि a2 को हमारे पास निकालने का और कोई तरीका नहीं है, तो a2 को निकालने के लिए हमें कॉन्स्टेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, एंड विल हैव दिस इक्वेशन विद अस। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a2 विल कम आउट टू बी 0.24। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम ज़रा दो ऑप्शंस कंसिडर करने लगे हैं। पहली ऑप्शन ये है कि अगर हमें रिक्वायरमेंट ये है हमारी, या सवाल हमें ये गिवन है कि कंसिडर इट टू बी अ कॉजल सिग्नल एंड देन फाइंड आउट टाइम डोमेन सिग्नल। तो ये जो गिवन a1 a2 a3 है, इनको यूज़ करके जो हम x ऑफ n लिख सकते हैं वो होगा 0.36, ठीक हो गया, एक टर्म ये आ गई, प्लस दूसरी टर्म हमारे पास ये आ गई, और जो मल्टीपल स्क्वायर वाली टर्म है, मल्टीपल रूट्स वाली, यानी कि जिस टर्म के डिनोमिनेटर में स्क्वायर था, उसको हम लिखेंगे इस तरह। अगेन आप टेबल 3.2 और 3.3, हाँ जी, इन दोनों को कंसल्ट करोगे तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ मिल जाएगी कि ये मैंने किस तरह से लिखा है। एंटी कॉजल में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। अब अगर हमारे पास दूसरी एक और सवाल भी तो हो सकता है ना, कि जो गिवन सिग्नल है इट इज़ एंटी कॉजल, ठीक है। अब कोई आपको आरओसी इस किस्म का गिवन होगा जो कि ये कहेगा कि z इज लेसर देन a कैन बी एनीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस a विल बी 1/3 आई गेस, ठीक है, 1/3। तो आपको इस आरओसी को देख के पता चल जाना चाहिए कि सिग्नल इज एंटी कॉजल। तो आपको फोर्स अब जो जवाब लिखना है वो उसको इस तरह से लिखना है कि वो सिग्नल रिजल्टेंट सिग्नल एंटी कॉजल हो। तो वो हम कैसे लिखेंगे? अगेन कंसल्टिंग द लुकअप टेबल्स, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा वहाँ से। इसी तरह से ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। एक तीसरी टर्म यहाँ पर आनी है इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताना चाह रही हूँ कि ये टर्म अगर एंटी कॉजल सिग्नल के लिए हमने टाइम डोमेन वर्जन में कन्वर्ट करनी है तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, आप अगर टेबल्स देखोगे तो आपको वहाँ पर एक टेबल 3.2 में प्रॉब्ली, हाँ जी, एक एंट्री मिलेगी ये वाली, ठीक, कि अगर हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म ये हो तो एंटी कॉजल टाइम टू सिग्नल ये आता है -n a⁻n u ऑफ -n-1। अच्छा, अब अगर हम इसको अपने अवेलेबल जी ट्रांसफॉर्म से कंपेयर करें तो व्हाट डू वी हैव इज़ एक कांस्टेंट भी ऑफ कोर्स है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो व्हाट इज़ मिसिंग ओवर हेयर इज़
दिस स्टफ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो हमें अपने अवेलेबल जी ट्रांसफॉर्म में लेके आना है ताकि हम उस टाइम डोमेन वर्जन तक पहुंच सकें। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लाने के लिए हम अपने हमारा ए है यहाँ पे 1/3 -1/3, तो इसको ऐड सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे अटेंशन पे करने की ज़रूरत है कि ये वाला जो हमारा अब जी ट्रांसफॉर्म है उसने तो हमें ये जवाब दे दिया -n और -1/3 रेज़ टू पावर n और उसके साथ u ऑफ -n-1, ठीक है। अब कुछ ऑफ कोर्स एडिटिव फैक्टर्स भी हैं। लेट मी राइट ओवर हेयर, थोड़ा सा ये मैं चाह रही हूँ कि आप इसको गौर से देखो भी और समझो भी। ठीक है, ये जो बॉक्स्ड ट्रांसफॉर्म है उसकी वजह से तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब जो एडिटिव फैक्टर्स हैं ना बाकी के, उनको हमने देखना है। मसलन ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है 0.4 डिवाइड बाय -1/3, तो उसकी वजह से हमारा जो जवाब है उसमें एक फैक्टर ऐड हो जाएगा -0.12 का, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, ठीक है। 0.4 डिवाइडेड बाय -1/3 उसने हमें ये दे दिया, ये मल्टीप्लाई होके हमें मिल रहा है साथ, ठीक है। अब ये जो जी इनवर्स है 1 डिवाइडेड बाय जी इनवर्स, ये दिस वुड मीन कि जी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो जी की पावर 1 हो जाएगी। अब अगर आप प्रॉपर्टीज चेक करो तो किसी भी जी ट्रांसफॉर्म के साथ अगर जी मल्टीप्लाई हो रहा हो एक मिल जाएगी। अगर प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि x ऑफ n माइनस के इज़ इक्विवेलेंट टू जी माइनस के, ये प्रॉब्लम हमने पढ़ी भी थी कि मुझे गलत नहीं याद तो। अच्छा, तो जी की पावर अगर 1 मल्टीप्लाई होगी इसका मतलब ये है कि x ऑफ n माइनस के विल बिकम x ऑफ n +1, ठीक है। अगर जी की पावर +1 होगी तो यहाँ पे x ऑफ n +1 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर n है हमने हर जगह पे 1 ऐड करना है। अगर z को हम न्यूमरेटर में लिखें इट वुड बिकम z⁻1, तो उस z के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से जहाँ पे भी टाइम डोमेन में n आ रहा है वो हर जगह पे n+1 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि n+1 इधर, n+1 इधर, और अगर हम +1 यहाँ पे लिखें तो डेट वुड एक्चुअली बी कैंसल आउट और ये u ऑफ -n रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम ज़रा यहाँ पर लिखते हैं फाइनली कि हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है। ओके, हमारा एक्सप्रेशन फाइनली बना, ये वाला माइनस साइन तो रहेगा बिकॉज ये ऑलरेडी माइनस के साथ अपीयर हो रहा था, ये एक और माइनस था, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये वाला जो माइनस साइन है ये अपनी जगह पे रहते हुए (0.12 n+1 -1/3 n+1 एंड u ऑफ -n, ठीक हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमारा जवाब इस तरह से आता है। मैंने एंटी कॉजल का थोड़ा डिटेल से बताया है। अगर आपको कॉजल सिग्नल में जो ये तीसरी टर्म लिखी गई है उसकी प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी इस तरह से डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। ओके, और हमारे पास फाइनल जो एक एग्जांपल बचती है वो ये है कि अगर सिग्नल जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी फॉर्म इम्प्रॉपर हो, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। उसकी एग्जांपल है अच्छा, अब एक दो बातें जो है ना यहाँ पे समझने वाली।
वो ये है कि हम इस वक्त डील कर रहे हैं माइनस पावर्स के साथ, ठीक है। तो -2 ऊपर -2 है, नीचे हमें -1 नज़र आ रहा है, तो चूँकि 2 इज़ ग्रेटर दैन 1 तो दिस इज़ इम्प्रॉपर। अगर आप इसको पॉजिटिव में भी लेके जाओ तो स्टिल यू विल कम टू नो कि दिस इज़ इम्प्रॉपर। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये बराबर भी होती, मसलन अगर यहाँ पर -2 की जगह -1 भी होता तो स्टिल इट वुड हैव बीन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा तब बनती है व्हेन n इज़ ग्रेटर देन m। अगर m और n बराबर भी हों तो स्टिल इट इज़ इम्प्रॉपर, और वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलती हमेशा करते देखा है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाते हैं और फिर उनके जवाब गलत निकलते हैं। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में प्लीज़ पक्का बिठाना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं लग सकती। इट इज़ इनकरेक्ट टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, अब ये ज़रा 2-3 दफ़ा मैंने इसलिए बोला कि ये चीज़ पक्की हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको प्रॉपर करना है। अब प्रॉपर करने का जो तरीका है ना वो ये है कि ऑफकोर्स डिवाइड तो हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए अगर हम इसको ज़रा रिवर्स ऑर्डर में लिखें। ये मैंने 1 + z² को z⁻² + 1 लिखा। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी इसको ज़रा रिवर्स ऑर्डर में लिखूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये z⁻² वाली टर्म ख़त्म करनी है। तो ओके, जब आप इसको, मैं एक पहली टर्म लिख देती हूँ और उसके बाद फिर आप उसको नेक्स्ट करके देखना। जो पहली चीज़ हम लोगों ने करनी है वो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 आएगा, और z⁻1 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद z⁻2 देगा, और ये जो 1 की मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगी यही चीज़, और हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर सामान बचेगा वो होगा ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे -1/4 आएगा, वो आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास जो फाइनली या रिड्यूस हो जाएगा x ऑफ z, इट विल बी, पहले हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये टर्म प्लस 5/4 1 + 2 z इनवर्स, ठीक है। मतलब आपने डिवाइड यहाँ तक करना है कि आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें जो z की पावर है वो इससे कम रह जाए, ठीक है। नाउ इट हैपन्स टू बी z⁻0, तो विच हैज़ रिड्यूस्ड द ओवरऑल एक्सप्रेशन टू बी अ प्रॉपर एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास x ऑफ z डिवाइड हो हवा के ऐसे रह गया। तो फर्दर अगर हम लुकअप टेबल से कंसल्ट करें, और थोड़ी सी पुरानी नॉलेज हुई, ये तो चीज़ हम लोगों ने बिल्कुल पहले पावर सीरीज एक्सपेंशन में भी देखी थी। तो हमारे पास ये बचेगा del ऑफ n प्लस 1/2 del ऑफ n - 1 प्लस 5/4 - 2n u ऑफ n। ठीक, अब एक सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग इसकी खुद से प्रैक्टिस करें, मुझे कोई भेजना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। सोल्यूशन के लिए आप व्हाट्सएप से तस्वीर खींच के मुझे भेज सकते हो, लेकिन इट्स नॉट एन असाइनमेंट, इट्स फॉर योर ओन प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप चेक करवाना चाहो तो प्लीज़ यू कैन। अच्छा जी, ये एक्सप्रेशन है, और ROC जो है वो है 1/2 लेसन। तो जो हिंट है यहाँ पे वो ये है कि ROC एक सर्कुलर फॉर्म में है, एक रिंग फॉर्म में है, ठीक है। सर्कल का वर्ड हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम सर्कल के अगर सारा के सारा अंदर, अगर किसी सर्कल के अंदर सारे कंटेंट्स हों, जैसे कि इस तरह, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक एंटी कॉजल सिग्नल होता है। अगर
कुछ ROC इस तरह से हो कि सर्कल के बाहर वाले सारे पॉइंट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का हिस्सा हैं, तो वो एक कॉजल सिग्नल होता है, ठीक है। और अभी जो आपके पास ये वाला ROC गिवन है, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। 1/2 से ग्रेटर और 3 से लेसर एक रिंग फॉर्म बनेगी। तो वो आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें एक सिग्नल कॉजल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जब आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से रिड्यूस करोगे, और एक सिग्नल एंटी कॉजल। तो प्लीज़ ट्राई एंड सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। तो आज का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह यहीं पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो कि वीक नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5 होगा, उसमें हम जी ट्रांसफॉर्म यानी कि चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।